आज हम लोग बेसिकली टॉट के बारे में पूरा का पूरा एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। जितना आप लोगों ने पढ़ चुका होगा, आज उसी चीज को हम लोग रिवाइज करेंगे, पूरा टॉट। ठीक। इसमें सबसे पहले टॉट को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि टॉट हमारी जिंदगी में, देखो, टॉट का बहुत ही हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर देखते हो डेली डेली हम हर कोई शख्स टॉट कमिट करता है। डेली आप कहीं ना कहीं टॉट कमिट कर देते हैं। जैसे कि आप किसी की लैंड में इंटर कर जाए बिना परमिशन के, तो वो भी टॉट होगा। कहीं किसी के घर में बिना परमिशन के चले गए आप, वो भी टॉट होगा। कभी किसी को एक थप्पड़ मार दिया, वो भी टॉट होगा। कभी किसी को डरा दिया, वो भी टॉट होगा। कभी किसी के ऊपर थूक दिया आपने, वो भी टॉट होगा। कभी कहीं कुछ एक्सीडेंटली कुछ ऐसा काम हो गया, तो हमारी यहाँ से आप देखोगे स्टार्टिंग से कभी किसी से कह दिया कि तुम्हें यहाँ से यहाँ नहीं जाना है, मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, इसके बाद तुम इस सिटी से तुम्हें इस सिटी में नहीं जाना है, वो भी टॉट हो गया। तो कई सारी चीजें एक सिंपल, ऐसे सिंपल लॉन्ग जो होते हैं वो सारे के सारे टॉट में आते हैं। ये सही। सिंपली अगर हम देखें तो टॉट, हम डेली लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो टॉट कमिट होता है, लेकिन उसका अगर कोई क्लेम करना चाहे, टॉट क्लेम करना चाहे, तो हमें कंपनसेशन, इस छोटे छोटे कामों के लिए हमें कंपनसेशन फिलअप भरना पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं। लेकिन हम इसके बारे में टॉट में सबसे पहले पढ़ते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव में हमारा टॉट का इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता भी है कि टॉट क्या है। बेसिकली टॉट क्वेश्चन आता है कि टॉट कोडिफाइड है या अनकोडिफाइड है। तो सबसे पहले हमारा आता है कि टॉट इज अ अनकोडिफाइड। टॉट हमारा क्या है? अनकोडिफाइड है। ये हर साल कभी कभार आ जाता है, क्लैट में भी आ चुका है, एलेट जामिया में भी, अलीगढ़ में भी। तो पूछा जाता है कि टॉट क्या है, एक कोडिफाइड है या अनकोडिफाइड है। टॉट इज अनकोडिफाइड, क्योंकि हमारे हमारी असेंबली ने कभी भी, पार्लियामेंट ने कभी इसको कोडिफाई करने की कोशिश नहीं की। अभी तक रिसेंट में जितना भी हो चुका है, हमारे पार्लियामेंट ने इसे टॉट को कोडिफाइड नहीं किया, ये अनकोडिफाइड है। आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करोगे, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करोगे, ये भी कोडिफाइड है। कोडिफाइड है। आईपीसी के बारे में बात करोगे, ये भी कोडिफाइड है। तो तकरीबन आमतौर पे जितनी है सभी कोडिफाइड है, लेकिन हमारा लॉ ऑफ टॉट इज अनकोडिफाइड। तो लॉ ऑफ टॉट के बारे में एक चीज और हम जानते हैं कि ये ड्राइव किया गया लैटिन टर्म से। लैटिन टर्म से ड्राइव किया गया है। लैटिन टर्म से इसको ड्राइव किया गया। इसका मतलब होता है, जिसका लैटिन टर्म को ड्राइव किया गया, टॉर्टम। टॉर्टम से ड्राइव किया गया, जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट। समथिंग जो मुड़ा हो, समथिंग जो थोड़ा सा टेढ़ा हो, गलत हो। तो आप यहाँ से एक चीज आपके अपने माइंड में रख सकते हो कि टॉट जो हमारा ड्राइव किया गया है लैटिन टर्म से, जिसका मतलब है टॉटम। टॉटम से ड्राइव किया गया, और जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट, जो मतलब सही ना हो, कुछ गलत हो। तो ये आप दो चीज रिमेम्बर करना। तीसरी बात ये कि टॉट एक सिविल लॉन्ग है। टॉट एक सिविल लॉन्ग है, जो कि हमारा सालिया मलिक जो है 26 में इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है। टॉट हमारा एक सिविल लॉन्ग है। टॉट हमारा अनकोडिफाइड है। टॉट हमारा ड्राइव किया गया टॉटम से, जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट। अगर हम बात करें हम टॉट की इंग्लिश में, टॉट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, अगर हम टॉट की बात करते हैं तो इंग्लिश में हम बेसिकली कह सकते हैं टॉट इज समथिंग रॉन्ग। टॉट कुछ, अपना माइक ऑफ करो सब लोग। टॉट ऐसा जो जो कुछ गलत हो। तो ये हमारे चार चीज आप अपने माइंड में याद रखना कि टॉट एक अनकोडिफाइड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, अगर हम इंग्लिश में बात करें टॉट एक रॉन्ग है। अगर हम इसको ड्राइव किए लैटिन टर्म से, जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट, यहाँ पे हमारा टॉट एक सिविल लॉन्ग है। अब सिविल लॉन्ग को हम बाद में पढ़ेंगे, सिविल लॉन्ग क्या होता है उसको अभी हम बाद में उसको डिफाइन करेंगे। तो आप इतना चार पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए। इसको मैं शेयर कर दूंगा ये पीपीटी, आप लोग बस सिंपली याद करते जाओ, देखते जाओ, समझते जाओ। ये हमारा यहाँ से इतना क्लियर हो गया टॉट का। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक डेफिनेशन टाइप में देख सकते हैं कि टॉट यहाँ पे हमारा ड्राइव किया गया लैटिन टर्म टॉटम से, जिसका मतलब होता है ट्विस्ट, समथिंग जो कुछ थोड़ा सा टेढ़ा हो, मुड़ा हो, गलत हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसा जो एक लॉफुल एक्ट ना हो, नॉट स्ट्रेट, और लॉफुल ना हो, तो उसी को क्रुक दो, और अनलॉफुल हो। क्रुक मतलब समथिंग जो सही ना हो, कोई ऐसा काम जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल ना हो, वो सोसाइटी के लिए गलत हो। कोई ऐसा नॉर्म्स, ऐसा कंडीशन जो आप करते हो, जो मना किया गया हो, कोई ऐसा काम ना करो जो गलत हो, कुछ जो सीधे राह पे ना हो, लॉफुल ना हो, उसी को हम कहते हैं टॉर्ट। तो ये हमारा, यहाँ से आप इसको सिंपली पढ़ सकते हो। सैलमन ने इसे डिफाइन किया। अगर क्वेश्चन आ गया, ये पूरा पूछ दिया कि किसने डिफाइन किया, सबसे पहले टॉर्ट को। यहाँ पे अगर ये पूरा पूछ दिया कि इट इज अ सिविल लॉन्ग फॉर रेमेडी कॉमन लॉ अनलिक्विडेटेड डैमेज, तो आप यहाँ से इसको सैलमन पे लगा सकते हो। सैलमन ने लॉ ऑफ टॉर्ट को डिफाइन किया, डेफिनेशन दिया। ये अगर सेम टू सेम आ गया कि इसको किसने डिफाइन किया, तो आप आंसर पे लगा देना सैलमन। सैलमन ने लॉ ऑफ टॉर्ट को डिफाइन किया, कहा कि ये एक सिविल लॉन्ग है।
ये एक सिविल लॉन्ग है जिसमें रेमेडी अनलिक्विडेटेड डैमेज के फॉर्म में होती है, अनलिक्विडेटेड डैमेज के फॉर्म में होती है, और ये ट्रस्ट नहीं होता, ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब देखो अनलिक्विडेटेड डैमेज को मैं अभी लेटर ऑन डिफाइन करूंगा, पूरा अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अनलिक्विडेटेड डैमेज उस डैमेज को कहते हैं जो हमारा डिटरमाइन नहीं किया जा, पहले से हमारा डिटरमाइन ना हो, वो हमारा कोड डिसाइड करता है कि आपको कितने डैमेज मिले। एक होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस और एक होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेज में क्या होता है, कोर्ट डिसाइड करता है कि आपको कितना डैमेज मिलेगा, कोर्ट डिसाइड करता है कितना डैमेजेस, कितना कंपनसेशन मिलेगा, कोर्ट डिसाइड करता है। और लिक्विडेटेड डैमेज में क्या होता है कि लिक्विडेटेड डैमेज उसे कहते हैं जिसमें हमारा पहले से डिसाइड होता है। लिक्विडेटेड अगर हम बात करते हैं इसकी तो हमारा पहले से डिसाइड होता है। जैसे कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, पहले से डिसाइड होता है। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट में अगर बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ई रिक्शा वाले से कहा भाई मुझे जामिया मेट्रो से जाना है जामिया रेलवे स्टेशन, मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। ये क्या हो गया, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और बीच में मैं पहुंचा वहां पे, मैं उसे 200 रुपए दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने मैंने पहले ही बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे जब ब्रेक किया तो यहाँ पे कंपनसेशन अगर वो गया कोर्ट में, यहाँ से पहले ही डिसाइड था 500 रुपए का, तो वो जो हमारा डैमेज हुआ लिक्विडेटेड फॉर्म में वो पहले से हमारा डिसाइड था, तो उसको वो हमें सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ अनलिक्विडेटेड डैमेज में हमें देखा जाता है कि भाई कितना इसका वायलेशन ऑफ लीगल राइट कितना वायलेट हुआ, ये कितना सफर हुआ, कितनी इंजरी हुई, वो कोर्ट डिसाइड करता है। तो इतना माइंड में रखना कि टॉट एक अनलिक्विडेटेड डैमेज है जो कि हमारा कोर्ट डिसाइड करता है, सैलमन ने इसे डिफाइन किया। तो उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल देखा कि अगर हम किसी की रेपुटेशन को इंजर्ड करते हैं, जैसे कि डेफेमेशन हो गया, मैंने किसी की स्टेटमेंट कोई ऐसा स्टेटमेंट पब्लिश कर दिया कि भाई ये बहुत ही करप्ट इंसान है, कुछ झूठा बुरा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे बारे में किसी ने एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट कर दिया, आतिफ बहुत बुरा इंसान है, आतिफ एक करप्ट है, आतिफ कुछ है, जो भी मेरे बारे में एक भी सच्चाई नहीं थी जो उसने पब्लिश किया। तो ये क्या हो गया, डिफेमेटरी स्टेटमेंट, वायलेशन ऑफ लीगल राइट, लीगल ड्यूटी का यहाँ पे वायलेशन हुआ, तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा टॉर्ट में जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, किसी की लैंड में इंटर कर जाना बिना परमिशन के। मैं हूं, किसी का खेत है, खेत में कोई रास्ता है नहीं है, फालतू को उसमें हमने रास्ता बना दिया दूसरे प्रॉपर्टी में जाने के लिए, इंटर करने बिना उस शख्स के परमिशन के, तो वो क्या हो गया, ये भी हमारा टॉट होगा। ट्रेसपास टू लैंड होगा, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे ट्रेसपास टू लैंड क्या होता है, वो ट्रेसपास क्या होता है वो हम लेटर आन, लेकिन अभी एग्जांपल देते हैं कि टॉट कहाँ कहाँ होगा। किसी की प्रॉपर्टी में अगर हम इंटर कर गए तो भी टॉट होगा। फिर उसके बाद अगर हमने किसी के साथ फ्रॉड कर दिया, डी फ्रॉड कर दिया, डिसीट कर दिया, तो वो भी टॉट होगा। मैंने किसी से कुछ किया, धोखाधड़ी कर दी और ये ऐसे वैसे कुछ भी बोल दिया, तो वो भी टॉट होगा हमारा। यहाँ से हमारा ये इतना क्लियर हुआ कि टॉट का बेसिक बेसिक क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम डेफिनेशन, एक एग्जैक्ट एक अच्छी सी डेफिनेशन देखते हैं कि टॉट की एक ब्यूटीफुल सी डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे प्यारी टॉट की डेफिनेशन होती है, टॉट एक वायलेशन ऑफ राइट होता है। टॉट एक सिविल लॉन्ग होता है जिसमें हमारा राइट इन रेम वायलेट होता है। अब राइट इन रेम क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। राइट इन रेम टॉट एक हमारा सिविल लॉन्ग है जिसमें हमारा वायलेट होता है राइट इन रेम, जिसको हमारी लीगल इंजरी होती है और हम रेडेस करते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेज के फॉर्म में। सिंपली टॉट एक सिविल लॉन्ग है जिसमें हमारा राइट इन रेम वायलेट होता है, जिसकी वजह से हमें लीगल इंजरी होती है और हम उसे रिकवर करने के लिए अनलिक्विडेटेड डैमेज को हम एक्शन फिल करते हैं। उसको रिकवर करने के लिए अनलिक्विडेटेड डैमेज के फॉर्म में हमें रिकवरी मिलती है। तो राइट इन रेम क्या होता है, हर एक पर्सन को एक राइट प्रोवाइड किया गया, एवरी पर्सन को, एवरी इंडिविजुअल को एक राइट इन रेम, एक राइट होता है वो प्रोवाइड किया गया है वर्ल्ड एट लार्ज में। वर्ल्ड एट लार्ज, हर एक इंडिविजुअल को एक राइट प्रोवाइड किया गया, उस राइट को कहते हैं राइट इन दम, जो कि वर्ल्ड एट लार्ज के अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट एट वर्ल्ड एट लार्ज। फॉर एग्जाम्पल आप सोसाइटी में लीव करते हो, रहते हो, आपके पास एक राइट है, उस राइट को हम कहते हैं राइट इन देम, जो कि पूरी दुनिया के खिलाफ होता है। जैसे कि आप रहते हो, आपके पास ये राइट होना चाहिए कि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, आपकी नींद को, आपके सोने को, आपके आने को, आपको चलने को, आप कब जाओ कब क्या करो, आपकी किसी राइट को कोई डिस्टर्ब ना कर सके, आपके वायलेशन ऑफ लीगल राइट को कोई वायलेट ना कर सके, वो राइट को हम कहते हैं राइट इन देम, जो हमारे वर्ल्ड एट लार्ज के होता है। फॉर एग्जाम्पल आप सो रहे हो, आपके नीचे फ्लोर पे कोई डीजे बजा रहा है और आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका राइट इन देम, आपका क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। तो ये होता है हमारा राइट इन देम, जो हमारा एक ऐसा राइट जो वर्ल्ड एट लार्ज के अगेंस्ट होता है, उसी हम राइट को क्या होता है,
टॉर्ट में हमारा राइट इन रेम हमारा वायलेट होता है, जिसकी वजह से हमें एक लीगल इंजरी होती है। उस लीगल इंजरी को हम रेड्रेस करने के लिए, रिकवर करने के लिए हम कोर्ट में फिल करते हैं। वो कोर्ट क्या होता है कि अनलिक्विडेटेड डैमेज के फॉर्म में हमें रिकवरी मिलती है, जो कि रोड कोर्ट डिसाइड करती है। ये हमारा हो गया टॉर्ट का एक सिंपल डेफिनेशन। इसके बाद हम बात करते हैं कि टॉर्ट क्या है। हम थोड़ा सा एक और वे में देख लेते हैं कि उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे नोट डाउन, टॉर्ट हमारा एक सिविल लॉन्ग है। सिविल लॉन्ग जो हमारे सोसाइटी में जैसे भी छोटे बड़े कांड होते हैं, तो छोटे बड़े ऐसे जुर्म होते हैं, वो हमारा सिविल लॉन्ग में आ जाता है। तो टॉर्ट में क्या होता है कि हमारा राइट इन देम वायलेट होता है। राइट इन देम एक ऐसा राइट होता है जो हर एक पर्सन को मिलता है वर्ल्ड एट लार्ज में, अगेंस्ट एट वर्ल्ड एट लार्ज अवेलेबल होता है पूरी दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड एट लार्ज के लिए, कि ऐसा राइट जो आपको कोई वायलेट ना कर पाए, उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि टॉर्ट क्या है। टॉर्ट हमारा एक सिविल लॉन्ग है। सिविल लॉन्ग में हमारा क्या क्या आता है, अब मैं बताता हूँ आपको। सिविल लॉ सिविल लॉ में हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, सिविल लॉ में हमारा ट्रस्ट भी होता है, सिविल लॉ में हमारा टॉर्ट भी होता है। तो हमें क्या करना है, टॉर्ट कब सिविल लॉ होगा? सबसे पहले अगर कोई भी रॉन्ग कमिट हुआ हो, उस रॉन्ग को हम चेक करेंगे टॉर्ट कैसे है। उस रॉन्ग में हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या वो रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो हमारा टॉर्ट नहीं होगा। उसको हम चेक करेंगे क्या वो ट्रस्ट है। अगर वो ट्रस्ट है तो हमारा टॉर्ट नहीं होगा। जब ये दोनों नहीं होगा तो हमारा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये हमारा टॉर्ट हो जाएगा। डायरेक्टली क्या हो जाएगा, टॉर्ट। तो हमारे लिए डेफिनेशन टॉर्ट तब होगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, जब वो ट्रस्ट नहीं हो, तो हमारा टॉर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि टॉर्ट इज रेडेबल बाय द एक्शन ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेज। टॉर्ट में अगर हमें डैमेजेस कंपनसेशन लेनी है तो वो किसके फॉर्म में होती है, अनलिक्विडेटेड डैमेज। अनलिक्विडेटेड डैमेज किसे कहते हैं, अब यहाँ पे देख लो पूरे डेफिनेशन के साथ है। लिक्विडेटेड डैमेज तब होती है जब हमारी पहले से कंपनसेशन जो हमारी प्रीवियसली डिटरमाइन हो और एग्रीड हो दोनों पार्टी के बीच में। जैसे मैंने आपको ई रिक्शा वाला एग्जांपल बताया कि पहले से हमारी एग्रीमेंट हो गई थी, मैं इतना रुपए दूंगा, इतना रुपए दूंगा। तो हमारी वो पहले ही से डिटरमाइन थी, तो वो हो गया हमारा लिक्विडेटेड। अनलिक्विडेटेड में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी की प्रॉपर्टी में कोई ट्रेस पास कर गया, किसी के घर में कोई कूद गया बिना पूछे पाछे, वो गया कहा कि मेरा वायलेशन ऑफ लीगल राइट हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, ये हो गया। तो उसमें कोर्ट डिसाइड करेगी कि भाई इनको कितने पैसे देने हैं, इनको क्या देना है, इनको क्या प्रोवाइड करना है। तो वो अनलिक्विडेटेड डैमेज हो गया एग्जाम्पल में, हाँ ठीक है ऐसे ऐसे इतना ये हुआ इतना वो हुआ। तो अनलिक्विडेटेड डैमेज यहाँ से आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा टॉर्ट जो है हमारा अनकोडिफाइड, हमने पहले भी पढ़ा टॉर्ट हमारा अनकोडिफाइड है। उसके बाद हमने देखा टॉर्ट इज एक्शनेबल पर से। टॉर्ट हमारा एक्शनेबल पर से है। हमें प्रूव नहीं करना पड़ता कि भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, डैमेज हमारा ये डैमेज हो गया। बस आप जाके सिंपली कहोगे कि ये हमारे घर में बिना परमिशन के कूद गया, ये मेरी प्रॉपर्टी में बिना बिना बताए चला गया, ये मेरे लैंड में बिना बताए, ये मेरे मेरे बारे में एक डिफामेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर दिया। फिर मुझे प्रूव नहीं करना कि भाई इसने प्रूव किया, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। तो वो एक्शनेबल पर से पहले ही से एक्शनेबल में हो जाएगा। तो ये यहाँ तक क्लियर। हेलो। यस सर। ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट का हमारा एसेंशियल एलिमेंट क्या होता है, क्या क्या हमारे एसेंशियल एलिमेंट है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं एक टॉर्ट कमिट हुआ है। तो सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट होता है टॉर्ट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है रॉन्गफुल एक्ट। दूसरा होता है लीगल डैमेज। इन दोनों के बिना आपका टॉर्ट कमिट नहीं हो सकता, कभी भी आपका टॉर्ट कमिट हो ही नहीं सकता। अगर आपका रॉन्गफुल एक्ट है और लीगल डैमेज नहीं हुआ तो भी टॉर्ट नहीं होगा। अगर आपका रॉन्गफुल एक्ट नहीं है लेकिन लीगल डैमेज हुआ है, रॉन्गफुल एक्ट, फिर भी इन दोनों के बिना आपका टॉर्ट कमिट नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम अभी पढ़ेंगे रॉन्गफुल एक्ट के बारे में और अभी हम पढ़ेंगे लीगल डैमेज के बारे में। तो ये टॉर्ट होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रॉन्गफुल एक्ट के बारे में। रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है? रॉन्गफुल एक्ट एक एक्ट होता है, एक ओमिशन होता है, जिसमें एक कोई ऐसा काम या कोई एक ओमिशन जो चूक हो या कोई ऐसा गलत काम, तो उसी को हम कहते हैं रॉन्गफुल एक्ट। तो रॉन्गफुल एक्ट में क्या होता है कि सोसाइटी हमें एक ऐसा काम, सोसाइटी कहती है कि कोई ऐसा गलत काम ना करो जिसकी वजह से किसी को हार्म हो या कोई कुछ कुछ हो। तो यहाँ पे सिंपली आपका रॉन्गफुल एक्ट को डिफाइन कर सकते हो कि कोई ऐसा एक्ट जो मना किया गया हो करने के लिए, सोसाइटी द्वारा, लॉ द्वारा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान जिसके भी द्वारा मना किया गया हो, कोई ऐसा काम जो आप ना करो, तो जो मना किया गया तो उसी को हम कहते हैं रॉन्गफुल एक्ट, जिसकी वजह से दूसरे को तकलीफ हो, हार्म हो, कुछ हो। तो यहाँ पे हम एग्जांपल में देखते हैं कि एक एक पर्सन ने क्या किया, एक डिफामेटरी आर्टिकल को पब्लिश कर दिया किसी पर्सन के बारे में जो सही नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक रॉन्गफुल एक्ट है।
जो हमारा मना किया गया भाई किसी के बारे में डिफामेटरी आर्टिकल कुछ अनाप शनाप मत करो, जिससे कि उसकी रेपुटेशन के ऊपर लॉस हो, जिसके उसकी रेपुटेशन के ऊपर इंजरी हो, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सिंपली रॉन्गफुल एक्ट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं रॉन्गफुल ओमिशन क्या होता है। ओमिशन वो होता है कि जो हमारी कोई किसी भी पर्सन को अगर कोई जिम्मेदारी दी गई हो, कोई काम करने की, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो जो उसको करने के लिए, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो ओमिट कर देता है, भूल जाता है, चूक जाता है, या नेग्लिजेंस लापरवाही कर देता है कि भाई मुझे उसको कोई जिम्मेदारी दी गई हो ऐसे काम करने को, और वो उस चीज को भूल जाता है, नेग्लेक्ट कर देता है उसको, तो वो होता है हमारा ओमिशन करना। यहाँ पे देखो, टू हैज ओमिटेड टू डू विच ही आउट टू हैव टू डन, जो उसको दिया गया है करने के लिए वो उसको भूल जाता है। अब भूल जाता है कैसे, ऐसे काम को जैसे कि गवर्नमेंट के कुछ ही एम्प्लॉयज को कोई काम करने के लिए कहा गया हो। जैसे चलो आओ एक एग्जांपल देते हैं। एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ओमिट टू क्लोज द सीवरेज टैंक ऑन द रोड एंड फेल टू डिस्प्ले द वार्निंग बी अवेयर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है, एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है। उसने क्या किया, रोड में, रोड के बीच बीच में आप लोगों को पता ही होगा कि एक बीच में चैम्बर होता है जिसमें सीवरेज का टैंक होता है, कुछ भी होता है, बीच में उसे ओपन करके सफाई भी करते हैं या कुछ भी करते हैं, और उसके बाद वो ढककर चले जाते हैं। लेकिन जब सफाई होती है तो उससे पहले एक साइन लगा देते, बी अवेयर, आगे काम चल रहा है। तो ये क्या हुआ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ना ही कोई साइन लगाया, ना ही कोई सिंबल लगाया। उसने क्या किया कि अपना काम वाम किया, काम करने के बाद खोलकर वो गायब हो गए। तो एक लेट अज्यूम कोई शख्स जा रहा है मोटरसाइकिल से और वो उसी में गिर गया। उसी में गिर गया, क्या क्या हुआ, इनकी गलती की वजह से दूसरे पर्सन का वायलेशन ऑफ लीगल राइट हुआ। उसको लॉस, उसको चोट लगी, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, किसकी गलती से हुआ, इन्होंने ओमिशन किया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने ओमिशन की, ओमिट किया, भूल किया उस सीवरेज टैंक को बंद करने के लिए। तो इसकी वजह से उसको लॉस हो गया, तो ये हो गया हमारा ओमिशन। रॉन्गफुल एक्ट बेसिकली यही है। रॉन्गफुल एक्ट में दो चीज होती है, कोई ऐसा गलत काम जो मना किया गया हो करने के लिए, कोई ऐसा ओमिशन जो आपको कहा गया है कि ऐसी जिम्मेदारी जो आपको कही गई करने के लिए आप उससे ओमिट कर देते हो। जैसे हमने देखा सीवरेज वाले ने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने टैंक को बंद करने से भूल गए, जिसकी वजह से एक पर्सन गिर गया हो या कुछ हो गया, तो ये हमारा हो गया रॉन्गफुल एक्ट का। ये क्लियर, रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है। ठीक है। यस सर। अब हम देखते हैं कि देयर इज अ मोरल। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप सुनते होगे कि मोरल, यहाँ पे देखो इस ओमिशन में क्या हुआ, ओमिशन में गवर्नमेंट अथॉरिटी की बात हुई। यहाँ पे भी तकरीबन ऐसे लोगों की बात हुई जो आपका एक्ट सोसाइटी मना की गई हो करने के लिए, यहाँ पे गवर्नमेंट की बात की गई है, गवर्नमेंट अथॉरिटी ने ओमिशन कर दिया, ठीक है। अब कभी कभार आप देखते होगे कि मोरल एंड सोशल लॉ, कभी कभार होता है कि भाई कोई भूखा इंसान है, कोई भूखा मेरे सामने बैठा हुआ इंसान कोई भूख से मर रहा है, और मैं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे खाने खिला दूं। मैंने उसे भूखे को खाना नहीं खिलाया, क्या मैंने टॉर्ट कमिट किया। एक भूखा इंसान मर रहा है, भूख से मर रहा है, और मैंने उसे खाना नहीं खिलाया जबकि मेरे पास खाना है, क्या मैंने टॉर्ट कमिट किया, क्या मैंने कोई रॉन्ग कमिट की, बताओ। नो सर। ठीक है। और एक इंसान, कोई एक शख्स है, एक डूब रहा है, मेरे आंखों के सामने डूब रहा है, और मैं जो हूँ, मुझे पता है, मुझे तैरना आता है, मैं उस शख्स को बचा भी सकता हूँ, क्या मैंने कोई टॉर्ट कमिट किया, मैंने उस शख्स को नहीं बचाया। यस सर। नो। नहीं। अगर देखो, अगर मोरल और सोशल नॉर्म जो होते हैं ये टॉर्ट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास पैसे, खूब पैसे हैं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, और मैं देख रहा हूँ 100 गरीब मर रहे हैं भूख से, मैंने उनकी मदद नहीं की, मैंने कोई टॉर्ट कमिट नहीं किया, ये मेरी मोरल ड्यूटी नहीं है, मोरल ड्यूटी टॉर्ट में नहीं आती है। और मैं जानता हूँ, तैरना भी जानता हूँ, मेरे सामने एक शख्स डूब रहा है और मैं उसे बचाया नहीं, ये भी टॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरी मोरल ड्यूटी नहीं है कि मैं उसे बचाऊं, जिम्मेदारी नहीं है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उसे बचाऊं। क्या पता मैं उसे बचाने जाऊं, मैं खुद डूब कर मर जाऊं। मैं तैरना आता है, लेकिन अगर मैं जाऊं बचाने, मैं डूब कर मर जाऊं। तो टॉर्ट में ये होता है, मोरल ड्यूटी का कोई भी, आप मोरल ड्यूटी का कोई रॉन्ग नहीं है तो मोरल सोशल को इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे कि एक बार आप फैक्ट एंड प्रिंसिपल बहुत लगाते होंगे, किसी शख्स ने क्या हुआ, अच्छा वो कॉन्ट्रैक्ट का नहीं बताऊंगा, रहने दो। तो यहाँ पे आप उसको स्टार्विंग वाला, भूख का और उसका लीगल ड्यूटी का आप देख सकते हो। यहाँ से हमारा क्लियर होगा रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है, रॉन्गफुल, हमने पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा टॉर्ट में रॉन्गफुल एक्ट लीगल, हम देखते हैं लीगल डैमेज क्या होता है। लीगल डैमेज, हमने रॉन्गफुल एक्ट को देख लिया। रॉन्गफुल एक्ट के बाद हमारा दो एजेंशियल्स होता है टॉर्ट में, पहला रॉन्गफुल एक्ट, दूसरा लीगल डैमेज। दो एजेंशियल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द टॉर्ट। तो हमारा दूसरा लीगल डैमेज। लीगल डैमेज क्या होता है, लीगल डैमेज इज द वायलेशन ऑफ लीगल राइट। जब हमारा कोई लीगल राइट का वायलेशन करते हैं, हमें कोई चोट ना लगे,
हमें कोई दर्द ना हो, हमें कहीं जख्म ना हो, कोई हमें मारे पीटे ना, लेकिन हमारा क्या होगा, लीगल राइट का वायलेट हो जाए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लिबर्टी का, हमारे फंडामेंटल राइट का, हमारे हर एक तरीके के लीगल राइट का वायलेट हो जाए, हमें कोई रोक दे, मना कर दे कहीं जाने से, हमें कहीं कोई थप्पड़ मार दे कि हाँ तुम्हें ये नहीं करना, तुम इस सिटी से बाहर नहीं जाना, यहाँ पे क्या होगा, हमारा लीगल राइट का वायलेशन हो गया। हमें कहीं जाना है, वहां से हमें पुलिस उठा ले जाए किसी वजह से, किसी बिना वजह से, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे लीगल राइट का वायलेशन है। तो इसके लिए क्या होगा कि प्लेंटिफ क्या करता है, फिल कर देता है एक वायलेशन ऑफ लीगल राइट को सक्सीड करने के लिए, प्लेंटिफ एक्शन टॉर्ट के लिए एक्शन ड्रॉन करने के लिए प्लेंटिफ की जिम्मेदारी होती है कि वो जाकर कोर्ट में स्यू करे, कोर्ट में करे कि भाई हमारा लीगल डैमेज वायलेट हो गया, लीगल डैमेज वायलेट हो गया। तो लीगल डैमेज वायलेशन ऑफ लीगल राइट का हमारा दो मैक्सिम है, लीगल डैमेज के बारे में पढ़ने के लिए हमें पास दो मैक्सिम है। तो टू टाइप ऑफ वायलेशन होते हैं, दो तरीके के वायलेशन होते हैं, एक पहला वायलेशन होता है इंजूरियस एंड डैमनम, दूसरा वायलेशन होता है डैमनम इंजूरिया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इंजूरियस एंड डैमनम क्या होता है, डैमनम से इंजूरिया, कभी कभार पूछ देता है कि इसका मतलब क्या होता है, कभी कभार पूछ देता है डैमनम से इंजूरिया का मतलब क्या होता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा और आगे पढ़ते हैं कि इंजूरियस एंड डैमनम क्या होता है। इंजूरिया का मतलब होता है इंजरी, साइन का मतलब होता है विदाउट, डैमनम का मतलब होता है डैमेज। ठीक है, इंजूरिया साइन डैमनम, इंजरी विदाउट डैमेज, इंजूरिया का मतलब इंजरी, साइन का मतलब विदाउट, डैमनम का मतलब डैमेज। इंजूरिया साइन का मतलब बेसिकली होता है इंजरी विदाउट डैमेज। सिंपल, अगर आगे इंजूरिया साइन डैमनम को क्या होता है, आप सिंपली कर सकते हो कि इंजरी विदाउट डैमेज। अब इसका एक और डेफिनेशन होता है कि इंजूरियन साइन डैमनम को क्या होता है कि वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज। आपने देखा होगा कि वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज और लॉस टू द प्लेंटिफ, जब प्लेंटिफ को वायलेशन, उसके लीगल राइट का वायलेशन हो बिना डैमेज के, उसे ना ही कोई चोट लगे, ना ही कहीं उसे कोई उसको मारे, ना ही कोई उसको पीटे, बस उसका लीगल राइट वायलेट हो जाए। अभी हम इसके बारे में केस भी पढ़ेंगे, केस को देखेंगे तो हमारा एकदम माइंड क्लियर हो जाएगा। तो सिंपली अपने माइंड में रखना कि इंजूरिया का मतलब होता है इंजरी, विदाउट का मतलब होता है विदाउट, साइन का मतलब होता है विदाउट, डैमेज का मतलब होता है, डैमनम का मतलब होता है डैमेज। अब इसके हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज इज कॉल्ड द इंजूरिया साइन डैमनम। क्लियर? हेलो? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अब हम इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा एक केस है एसबाय वर्सेस वाइट, ये बहुत ही फेमस है। ये किसका है, इंजूरिया सैंड डैमनम का केस है, आप इसको रिमेंबर रख लेना कि एसबाय वर्सेस वाइट किसका है, इंजूरिया सैंड डैमनम, क्योंकि कंफ्यूजन होती है डैमनम कब होता है, इंजूरिया। इंजरी अगर पहले आई तो वायलेशन ऑफ लीगल राइट के बारे में बात। एसबाय वर्सेस वाइट में ये होता है कि एक प्लेंटिफ होता है जो कि लीगल वोटर होता है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है, उसमें क्या होता है, वो लीगल वोटर होता है, जाता है वोट देने। वोट देने जब वो जाता है तो एक पुलिस ऑफिसर बूथ पर बैठा रहता है, एक पुलिस ऑफिसर बूथ पर बैठा रहता है। पुलिस ऑफिसर क्या करता है, उस प्लेंटिफ को रोक देता है, कहता है भाई तू वोट देने नहीं जाएगा, उसे रॉन्गफुली, बिना किसी वजह के, किसी किसी कारण की वजह से नहीं, कोई वजह नहीं थी, उसको बस रोक देता, कहता है भाई तू वोट नहीं देगा, चल जा यहाँ से निकल। कौन निकालता है, पुलिस ऑफिसर एक बैठा रहता है बूथ पर, और उसे मना कर देता, भगा देता वोट देने से। प्लेंटिफ जिसको वोट देना चाहता था, वो पार्टी जीत जाती है। पार्टी देखो सिंपली, जब उसको भगाता है, जब उसको प्लेंटिफ को भगा देता है, जाओ तुम वोट नहीं दोगे, तुम्हें वोट देने नहीं दूंगा, यहाँ पे क्या होता है, प्लेंटिफ का कोई नहीं लॉस होता है, ना ही कुछ होता है, ना ही उसको डिफेंडेंट, ना ही उसको मारता है, ना ही कुछ करता है, बस सिंपली क्या कहता है, तू वोट नहीं दे पाएगा, तू जा यहाँ से, इतना करके मना कर देता है। तो क्या होता है, जिसको प्लेंटिफ वोट देने जा रहा था वो पार्टी जीत जाती है, भाई वो पार्टी भी जीत जाती है, सब कुछ हो जाता है। बाद में क्या करता है, प्लेंटिफ एक पिटीशन फिल करता है कोर्ट में कि डिफेंडेंट जो है, पुलिस ऑफिसर जो है, मुझे वोट देने से मना कर दिया था, मेरे लीगल राइट का वायलेशन किया, मेरे पास ये हक था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये प्रोवाइड करता है कि मैं जाकर वोट दूं, जिसकी मर्जी हो मैं वोट दूं, अगर कोई मैं फॉल्ट किया होता, कोई भी ऐसा काम किया होता जिसकी वजह से वो रोकता, तो ठीक है, उन्हें मुझे बिना वजह के उसने मुझे रोक दिया, ना ही मुझे वोट देने दिया, ना ही कुछ करने दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसका वायलेशन ऑफ लीगल राइट हुआ। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, डिफेंडेंट इसमें लायबल है, डिफेंडेंट को कंपनसेशन फिल करनी होगी। तो यहाँ पे एसबाय वर्सेस वाइट में सिंपली क्या हुआ कि एक, आप रिमेंबर करना कि एक पर्सन था, उसको रोक देता है एक पुलिस ऑफिसर,
और यहाँ पे इस पर्सन का वायलेशन ऑफ लीगल राइट होता है। इसने कोर्ट में फिलअप कर देता है कि मेरे मेरे वायलेशन लीगल राइट का वायलेट हुआ, उसने मुझे रोक दिया वोट देने से, जो मेरा एक राइट था। तो यहाँ पे डिफेंडेंट इस केस में एफआई वर्सेस वाइड में डिफेंडेंट लायबल हो जाता है, जो पुलिस ऑफिसर है। क्लियर? हेलो? ठीक है। एक दूसरा है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जेएनके। भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जेएनके में एक एमएलए होता है जम्मू एंड कश्मीर असेंबली का, जो जाता है असेंबली में सेशन के लिए। जम्मू एंड कश्मीर का एक एमएलए होता है जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में, वो अपने सेशन के लिए जाता है। जब वो सेशन में जाता है तो पुलिस क्या करती है, उसे रॉन्गफुली रॉन्गफुली पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, डिटेन कर लेती है, उठा ले जाती है। और उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास उसे प्रेजेंट नहीं करती। 24 घंटे के अंदर जो भी हो, एक अंदर एक टाइम के अंदर उसे प्रेजेंट नहीं करती कोर्ट के पास। तो क्या होता है कि बाद में सब कुछ होता है, कोर्ट में होता है, तो कोर्ट में ये प्रूव होता है कि भीम सिंह का क्या हुआ। भीम सिंह का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ और उनकी लिबर्टी का भी वायलेशन हुआ, आर्टिकल अंडर आर्टिकल 21 के अंदर। बिना बताए हुए रॉन्गफुली उनको अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट करने के बाद भी उनको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास उनको प्रेजेंट नहीं किया गया। तो इस केस में भी कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने उनको चलो ठीक है, उनको किया, छुड़वा दिया कि हाँ ठीक है चलो। और उसके बाद 50,000 का कंपनसेशन भी पे करने के लिए कहा डिफेंडेंट ने, जिनको इनको पुलिस ऑफिसर ने जिस पुलिस ऑफिसर ने इनको अरेस्ट किया था रॉन्गफुली। तो इस केस में भीम सिंह वाले में भी वायलेशन ऑफ लीगल राइट हुआ हमारा। वायलेशन ऑफ लीगल राइट में क्या हुआ कि हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेट हुआ, लिबर्टी का वायलेट हुआ, बिना बताए किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता है रॉन्गफुली। तो ये हो गया हमारा भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? हेलो? अभी तक यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एसेंशियल एलिमेंट ऑफ थॉट, इंजूरिया साइन डायग्राम में बताओ जल्दी से, मैं रिपीट करके आगे बढ़ूँ। इंजूरिया में कोई दिक्कत? ठीक है, ऑल राइट। और अब हम आगे बढ़ते हैं, डैमनम सा इंजूरिया। हमारा डैमनम सा इंजूरिया, डैमनम का मतलब क्या होता है? डैमेज। साइन का मतलब क्या होता है? विदाउट। हमने देखा साइन का, आप साइन का कभी कभार साइन सिंबली बोल देते हैं। इंजूरिया का मतलब इंजरी। अब यह कहा, अब इसका आप डेफिनेशन इसको देखोगे, डैमेज विदाउट कॉजिंग एनी इंजरी। इंजरी का मतलब यहां पे होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट। अगर हम टॉर्ट में बात करते हैं, इंजरी का मतलब वायलेशन ऑफ लीगल राइट। अगर टॉर्ट में अगर हम इंजरी की बात करते हैं तो वायलेशन ऑफ लीगल राइट के बारे में बात करते हैं। वही हमने इससे पहले देखा, इंजूरियस एंड डैमनम, इंजरी विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज, या वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज। तो यहाँ पे हमने देखा कि डैमनम साइन इंजूरिया, डैमेज विदाउट कॉजिंग एनी इंजरी, मतलब कि डैमेज होता है, हमें चोट लगती है, हमारा लॉस होता है, हमारा कुछ भी होता है, लेकिन हमारी लीगल इंजरी का कोई वायलेशन नहीं होता। तो हम देखते हैं कि इसकी लिटरल मीनिंग क्या होती है। तो लिटरल मीनिंग इसका होता है कि डैमेज हैज बीन कॉज्ड विदाउट वायलेशन ऑफ प्लेंटिफ लीगल राइट। प्लेंटिफ के लीगल राइट का वायलेशन किया बिना ही डैमेज कोई कर देना, उसको कहते हैं हम डैमनम साइन इंजूरिया। अब डैमनम साइन इंजूरिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ग्रामर ड्राफ्टर स्कूल करके। तो उस केस को हम देखते हैं, उसके बाद हमारा सारा का सारा डैमनम साइन इंजूरिया का पूरा डाउट निकल जाएगा। ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल। इसमें क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि प्लेंटिफ जो होता है, प्लेंटिफ का एक स्कूल होता है। वो भाई एक स्कूल चलाता है, बहुत बढ़िया उसको स्कूल चलता है। उसकी सोसाइटी में हमारे भैया डिफेंडेंट आते हैं। लेट अज्यूम तलहा एक स्कूल चलाते हैं अलीगढ़ में। तलहा एक स्कूल चलाते हैं अलीगढ़ में किसी सोसाइटी में, और तलहा के पास हम गए, एक स्कूल ओपन कर लिया। मैंने एक स्कूल ओपन कर लिया। नहीं, अभी मैं इस केस का ही बताता हूँ, फिर उसमें आकर बताता हूँ। तो डिफेंडेंट क्या होता है, प्लेंटिफ एक स्कूल चलाता है, बहुत बढ़िया से स्कूल चलाता है अपना। उसके बाद डिफेंडेंट आता है उसी सोसाइटी में, अपना एक स्कूल ओपन कर देता है। स्कूल ओपन करने के बाद वो क्या करता है, स्कूल की फीस बहुत कम कर देता है। प्लेंटिफ की लेट अज्यूम 500 फीस थी बच्चों की, और ये आता है जो डिफेंडेंट आता है, स्कूल ओपन करता है सोसाइटी में, उसने क्या करता है, प्लेंटिफ की 500 थी, और इसने आकर क्या किया कि डिफेंडेंट ने आकर 100 रुपया कर दिया। तो जब 100 रुपया किया तो प्लेंटिफ के स्कूल के जितने भी बच्चे थे डिफेंडेंट के स्कूल में आ गए, जिसकी वजह से फीस कम करने की वजह से सारे के सारे बच्चे डिफेंडेंट के स्कूल में आ गए। अब भैया प्लेंटिफ को क्या हुआ, यहाँ पे ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल में प्लेंटिफ को लॉस होने लगा, प्लेंटिफ को डैमेज होने लगा, पैसे का डैमेज होने लगा, भाई सारे बच्चे भागने लगे डिफेंडेंट के स्कूल में।
तो प्लेंटिफ क्या किया, कोर्ट में गया, कोर्ट में फिल किया, कहा कि डिफेंडेंट जानबूझकर मेरे लोकेलिटी में स्कूल ओपन किया। स्कूल ओपन करने के बाद उसने क्या किया, फीस कम कर दी। फीस कम कर दी कि जिससे सारे बच्चे इसके स्कूल में भाग गए। मेरा रॉन्गफुली, इसने रॉन्गफुली मेरा लॉस करवाया। इसने जानबूझकर रॉन्गफुली इसने मेरा लॉस करवाया। इसने खुद भी पैसे ज्यादा नहीं लिए, कम पैसे में सारे बच्चों को खींच लिया अपने पास। उसकी वजह से मुझे लॉस हुआ। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये इसमें आपका कोई वायलेशन ऑफ लीगल राइट तो हुआ नहीं। आप 50 रुपए फीस रख दो, वो 100 ले रहा है तो आप 50 ले लो। बच्चों की जिम्मेदारी है, बच्चे जहां मन करे उनका जाए। यहाँ पे तो उसने कोई आपका लीगल राइट का वायलेशन किया नहीं। उसने सही किया जो भी किया। अगर कोई उसने क्राइम किया हो, कोई ऐसा कांड किया हो, कोई ऐसा गलत काम किया हो इसमें, तो बताओ। इसमें सिर्फ आपकी मॉनेटरी लॉस हुआ है ना, आपका यहाँ पे मॉनेटरी लॉस हुआ है। कोई ऐसा लॉस नहीं हुआ जिसको हम आपको भरपाई करें। तो आप इसके लिए आप कंपटीशन है, अगर आप 50 रुपए कर दे तो आपके पास आ जाएंगे बच्चे। तो यही सिंपली ये हुआ कि आपका वायलेशन ऑफ लीगल राइट नहीं हुआ, आपका लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ, सिर्फ आपको लॉस हुआ, मॉनेटरी लॉस हुआ, पैसों का लॉस हुआ है। प्लेंटिफ की वजह से आपके पास सिर्फ पैसों का लॉस हुआ है। तो इस केस में क्या हुआ कि डिफेंडेंट जो था लायबल नहीं हुआ। कोर्ट ने क्या किया, बट देयर हैज नो वायलेशन ऑफ लीगल राइट एंड देयर इज नो केस ऑफ टॉर्ट। यहाँ पे कोई टॉर्ट का केस नहीं होगा। डिफेंडेंट क्या हुआ इसमें, डिफेंडेंट लायबल नहीं हुआ। भाई डिफेंडेंट ने कोई गलत काम ही नहीं किया, उसने सिर्फ फीस का। अगर आप सिंपली अपने माइंड में दो चीज रखना, इंजूरिया, यहाँ पे एक बार फिर से मैं बता दूं, इंजूरिया साइन डैमनम, इंजूरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम में कभी टॉर्ट होता ही नहीं है, इंजूरिया में टॉर्ट होता है। डैमनम में अगर मॉनेटरी लॉस वायलेशन ऑफ लीगल राइट नहीं होता जिसकी वजह से हमारा टॉर्ट नहीं होता, इंजोरिया में हमारा लीगल राइट वायलेट होता है जिसकी वजह से टॉर्ट होता है। तो आप अपने दिमाग में सिंपली याद रखना, डैमनम डैमनम अगर पहले आ गया, डी पहले आ गया तो हमारा टॉर्ट नहीं होगा। अगर डी लास्ट में आया तो समझ लो टॉर्ट होगा। सिंपली अपने दिमाग में एक और बात रखना है, डैमनम का मतलब डैमेज होता है, इंजूरिया का मतलब इंजरी होती है। इंजरी से मतलब ये होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट, इंजूरिया का मतलब इंजरी, इंजरी से मतलब वायलेशन ऑफ लीगल राइट। हमारा डैमेज का मतलब डैमेज, डैमेज का मतलब हमारा मॉनेटरी डैमेज, या हमें कोई चोट वोट की बात नहीं। डैमेज का मतलब होता है हमारा कोई ऐसा डैमेज जो हमारा मॉनेटरी पैसे का, ऐसी टाइप के डैमेज को हम कहते हैं डैमनम। तो ये अपने दिमाग में बात याद रखना। हमने क्या पढ़ा, इंजूरिया साइन डैमनम में हमने एसबाय वर्सेस वाइट, भीम सिंह का केस पढ़ा एंड एसबाय वर्सेस वाइट का केस पढ़ा। उसमें क्या हुआ कि उनके वायलेशन ऑफ लीगल राइट का हुआ। हमने ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल पढ़ा, इसमें क्या देखा कि इनके वायलेशन ऑफ लीगल राइट नहीं हुआ, सिर्फ मॉनेटरी लॉस हुआ, पैसे को बहुत से बदला गया। कंपटीशन, यहाँ पे कंपटीशन की बात चल रही है। कंपटीशन में इसने क्या किया कि पैसे कम कर दिए, बच्चे इसके पास भाग आए। अच्छी पढ़ाई दे रहा है, अच्छी अच्छी चीज दे रहा है, बच्चे इसके पास आ गए। तो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया ना ये दोनों मैगजीन, ठीक है। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जनरल डिफेंस। अब देखो टॉर्ट में क्या कहा जाता है, हमारे पास टोटल 8 जनरल डिफेंस होते हैं जिनके बेसिस पे डिफेंडेंट क्या कर सकता है, डिफेंस ले सकता है। ये जनरल डिफेंस किसके होते हैं, प्लेंटिफ के नहीं होते हैं। अब देखो, डिफेंडेंट कोई ऐसा गलत काम करता है, अगर कोई ऐसा काम कर देता है जिससे कि प्लेंटिफ को लॉस हो, प्लेंटिफ को कुछ हो, प्लेंटिफ को चोट लगे, या प्लेंटिफ इंजर्ड हो, या प्लेंटिफ का वायलेशन ऑफ लीगल राइट हो जाए, तो ऐसे काम जब डिफेंडेंट करता है जिसमें डिफेंडेंट की लायबिलिटी बनती है, लेकिन डिफेंडेंट क्या होता है, डिफेंस ले सकता है। किस चीज का डिफेंस ले सकता है, 8 पॉइंट हमारे पास है। एक वैलेंटी नॉट फिट इंजोरिया का डिफेंस ले सकता है, एक प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर का डिफेंस ले सकता है, एक इनविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस ले सकता है, एक एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस ले सकता है, एक प्राइवेट डिफेंस का ले सकता है, एक मिस्टेक का ले सकता है, नेसेसिटी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ये 8 तरीके के डिफेंस होते हैं जो डिफेंडेंट ले सकता है जब प्लेंटिफ उसके बारे में कहता है कि डिफेंडेंट की वजह से मुझे चोट लगी, डिफेंडेंट की वजह से मुझे लॉस हुआ, डिफेंडेंट की वजह से मुझे ये हुआ। तो इस 8 केस में क्या होता है, डिफेंडेंट कहेगा भाई इनकी वजह से हुआ, इन सभी चीजों की वजह से हुआ, इन सभी चीजों का वो डिफेंस लेकर सामने कर देगा कि भाई वैलेंटीन आउटफिट इंजूरिया की वजह से इसने प्लेंटिफ भी लायबिलिटी है। तो ऐसे करके डिफेंस ले सकते हैं। इन आठों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, आठों के बारे में, ठीक है। आठों के बारे में इतना हम नोट डाउन करेंगे, इतना देखने के बाद फिर कवर। व्हेन द प्लेंटिफ ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जब प्लेंटिफ ब्रिंग करता है कोई एक्शन डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, तो डिफेंडेंट ऑन हिज ओन पार्ट कैन अवॉइड हिज लायबिलिटी बाय टेकिंग द प्ली ऑफ एंड वन ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस। इस फॉलोइंग डिफेंस में से वो प्ली ले सकता है कि भाई
इनकी वजह से मैं डिफेंस ले सकता हूँ, इनकी वजह से ये होगा, मेरी लायबिलिटी नहीं होगी। तो ठीक है, ऑल राइट। अब हम बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं वॉलेंटी नॉट फिट इंजोरिया क्या होता है। कभी कभार सामने क्वेश्चन उठ के आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉलेंटी नॉट फिट इंजोरिया ये क्या होता है। वॉलेंटी नॉट फिट इंजोरिया का मतलब होता है कि सिंपली जब प्लेंटिफ अपने आप से खुद से कहे कि किसी अपने आप को खुद को किसी रिस्क में डाले, कहीं कुछ अपने आप को रिस्क में डाल दे, और फिर उसके बाद वो अपने आप को डिफेंस नहीं ले सकता। यहाँ पे सिंपली क्या लिखा है कि व्हेन अ पर्सन वॉलंटरी सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू सम रिस्क, जब वो कोई रिस्क ले ले फिर उसके बाद वो लेटर कंप्लेन नहीं करेगा, हिज कंसेंट सर्व एज अ गुड डिफेंस अगेंस्ट हिम, उसका कंसेंट जो कंसेंट देगा वो बहुत ही अच्छा। सबसे पहले अभी इसको हम समझाने से पहले एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, ये हर जगह तकरीबन आपको बुक भी पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। आजिम इज प्लेइंग अ वॉलीबॉल, हिज फ्रेंड इन अ प्लेग्राउंड। आजिम क्या करता है, आजिम क्या करता है, वॉलीबॉल खेलता है अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में, और उसको क्या होता है, ही हिट बाय द बॉल ऑन हिज आईज एंड ब्लीड प्रोफेसली इन हिज केस, इन दिस केस। आजिम को क्या लगता है, खेलते खेलते वॉलीबॉल खेलते वक्त उसको क्या होता है कि उसको चोट लग जाती है वॉलीबॉल से उसकी आंख में, उसकी आंखों से खून बहने लगते हैं। आजिम कैन नॉट स्यू एनीवन इन द प्लेग्राउंड। आजिम क्या करता है, आजिम जाता है स्यू कर देता है कि भाई हाँ ठीक है, इनकी वजह से मुझे चोट लगे। लेकिन आजिम क्या करेगा, वो आजिम किसी को ग्राउंड में जितने लोग हैं किसी को स्यू नहीं कर सकता। ही इज वॉलेंटली एक्सपोज हिमसेल्फ टू टेक एनी रिस्क इन द गेम विदाउट एक्सपोजिंग। आजिम जानबूझकर आता है गेम खेलने वॉलीबॉल का, हाँ भाई मैं भी खेलूंगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें से तलहा चला गया कहीं, फुटबॉल का मैच चल रहा है, तलहा चले के भाई मैं भी फुटबॉल खेलूंगा, हाँ मैं भी फुटबॉल का, कहेंगे ठीक है आ जाओ। अब पता चला कोई बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, मार दिया इनके मुंह में फुटबॉल से, मारा गोल मार रहा है, इनके पता चला कि इनके मुंह में लगी, नाक वाक टूट गई, और ये गए जिसने मारा उसके ऊपर केस करने जाएंगे कि भाई आपकी वजह से मेरी नाक टूट गई, मेरा ये हो गया। तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने खुद कंसेंट दिया, भाई मैं भी खेलूंगा आपके साथ। जब आपने कंसेंट दिया कि मैं भी खेलूंगा, आप कंसेंट करने के बाद लेटर ऑन आप कंप्लेन नहीं करोगे, भाई आपकी वजह से मुझे चोट लग गई, आपकी वजह से मुझे वो हो गया। तो वॉलेंटी नॉट फिट इंजूरी एज अ डिफेंस इन द थॉट कि आप अपने आप से अगर खुद कंसेंट दोगे किसी रिस्क का, लेटर ऑन आप कंप्लेन नहीं करोगे कि इसकी वजह से मुझे चोट लग गई, इसकी वजह से मुझे वो हो गया, इसकी वजह से मुझे वो हो गया। तो इस केस में प्लेंटिफ जो होगा ना, वो सक्सीड नहीं कर पाएगा, वो डिफेंडेंट के ऊपर ठोक नहीं पाएगा कि भाई आपकी वजह से मुझे वो हो गया, आप लाइबल हो गया, आप मुझे अनलिक्विडेड डैमेज फिल करोगे, आप मुझे कंपनसेशन करोगे, इसकी वजह से चोट जो लगी है इसके लिए आप पे करोगे। तो इसमें वॉलेंटी नॉट फिट इंजूरिया का डिपेंडेंट डिफेंस ले सकता है। क्लियर आपको, बताओ किसी को कोई डाउट इसमें? सर ऑल क्लियर। ओके ठीक है, एक हम केस देखते हैं, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। ये भी बहुत ही फेमस केस है। क्या होता है, हमारे प्लेंटिफ जो होते हैं जाते हैं एक कार रेस देखने, जाता है खूब ऐस बात में, भाई मैं जाऊंगा कार देखने, कार की रेस हो रही है, कार की रेस देखने जाऊंगा। बैठे रहते हैं आप, कार की रेस देखते हैं। तो दो कार आती है, एकदम एकदम ऐसे आती है स्पीड में, दोनों आपस में कोलाइड कर जाती है। जब आपस में दोनों कार कोलाइड करते हैं तो लड़ते वड़ते होते हैं ना, कार बाइक छटकते हुए कभी स्टेडियम पे आ जाते हैं, कभी किसी के ऊपर आ जाते हैं। तो वही हैपन यहाँ पे हुआ, दो कार आपस में कोलाइड हुई, कोलाइड होने के बाद आकर प्लेंटिफ के ऊपर गिर गई। प्लेंटिफ के ऊपर गिरे तो प्लेंटिफ भैया इंजर्ड हो गए, अच्छी खासी उनको चोट चाट लग गई, उनको चोट अच्छी खासी लगी। तो वो क्या किए, तो वो जो डिफेंडेंट था, जो कार का ऑर्गेनाइजर था, जिसकी रेसिंग क्लब था, उनके ऊपर केस फिलअप कर दिए। तो वो डिफेंडेंट क्या किया, उसने डिफेंस ले लिया किसका, वैलेंटीना इंजूरिया का। कहा कि भैया प्लेंटिफ जो है इम्प्रेडली टू द रिस्क इन सच इंजरी। प्लेंटिफ को पता था कि रेसिंग कार हो रही है, बाइक होती है, तो आपस में लड़ती हैं, कभी कभार लड़कर स्टेडियम में भी आ जाती हैं। तो उसने तो खुद ही रिस्क लिया, तो मैं कहां से जिम्मेदार हो गया भाई। मैंने कहा आपको कि आप बैठोगे, मैं आपको सुरक्षा दूंगा, आपको प्रोटेक्शन दूंगा, कहीं मैंने लिख कर दिया, आपने टिकट परचेज किया, आप आकर देख लिए मैच। मैच में मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं कार अगर लड़ रही है तो आपको बचाऊं। तो ये हो गया हमारा हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब में। तो इस केस में भी डिफेंडेंट लायबल नहीं हुआ, डिफेंडेंट ने डिफेंस ले लिया, जनरल डिफेंस का, वालंटी का। कहा कि प्लेंटिफ ने खुद कहा मैच देखने के लिए, प्लेंटिफ ने अपने आप से खुद कहा कि हाँ ठीक है मुझे चोट वोट लग जाएगी, मुझे मेरी जिम्मेदारी खुद होगी। क्लियर? ठीक है, एक और बात मैं बताता हूँ, एक और आपको बताता हूँ सिंपल एग्जांपल। जैसे कि आप गए क्रिकेट का मैच देखने, आपने टिकट खरीदा 1,000 रुपए का, आप गए विराट कोहली का देखूंगा, आप कहेंगे अरे भाई धोनी छक्का मारेगा, देखूंगा बहुत मजा आएगी। आप बैठ के मैच का मजा ले रहे हैं स्टेडियम में,
उसके बाद विराट कोहली ने एक छक्का मारा, आके आपके सर पे गिरा, आपका सर फट गया। अब बताओ, क्या आप डिफेंडेंट को, विराट कोहली को, या जिसकी रेस, जिसका स्टेडियम है, क्या उनको आप लायबल कर सकते हो? क्या स्टेडियम वाले से कहोगे आपकी Yes. जिम्मेदारी थी, आपकी जिम्मेदारी थी, मुझे बचाना चाहिए था, वो जो बॉल आगे मेरे सर पे लगी, मेरा सर फटा है, आप मेरे सर के फटने का पैसा देंगे, आप मेरी ट्रीटमेंट कराएंगे? क्या कर सकता है ऐसा? बताओ बताओ। नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता, क्यों नहीं? क्योंकि उसको पता है क्रिकेट का मैच है, छक्के आएंगे, लेदर की बॉल है, आके मेरा सर भी फट सकता है। आप इसमें खुद कैच वैच लो कर अपने आप को खुद बचाओ। अगर आपके पास बॉल आ रही है, पहले से हाथ वाथ लगाकर बॉल को रोक दो, तो आप अपने आप को खुद डिफेंड करोगे। अगर आपने यहाँ पे रिस्क में डाला अपने आप को, खुद को, आपका कंसेंट था, तो आपका कंसेंट ही सर्व करेगा गुड डिफेंस अगेंस्ट हिम। तो ये हो गया हमारा वैलेंटीन आर्ट्स इंजोरिया का। लेकिन वैलेंटीन आर्ट्स इंजोरिया में एक रेस्क्यू केस होता है, जो कि जिसमें डिफेंडेंट अपने आप को डिफेंस नहीं ले सकता वॉलंटियर एब्सटेंस। आओ हम डिफेंस को पढ़ते हैं, वो रेस्क्यू केस क्या है। अगर डिफेंडेंट रेस्क्यू केस में ये कहा गया, अगर देखो मैं इसको पढ़ ही देता हूं, जब प्लेंटिफ प्लेंटिफ वॉलेंट्री अंडरटेक अ रेस्क्यू रेस्क्यू समबडी, जब प्लेंटिफ अपने आप को एक वॉलेंट्री खुद से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्लेंटिफ नहीं हूं, मैं आतिफ अकरम हूं, आतिफ अकरम हूं, यहां पे ले लो अमीनुर रहमान, अमीनुर रहमान हो गया डिफेंडेंट, आतिफ हो गया प्लेंटिफ, ठीक? नहीं, आतिफ आतिफ ले लो, डिफेंडेंट ले लो, अमीनुर को ले लो प्लेंटिफ, ठीक है? अमीनुर क्या है? प्लेंटिफ है, यहाँ पे ले लो प्लेंटिफ अमीनुर, ठीक है? आतिफ हो गया डिफेंडेंट, यहाँ पे आतिफ डिफेंडेंट। यार कहाँ जा रहा है? ठीक है। अमीनुर ने क्या किया, वॉलेंट्री खुद से एक रिस्क लिया रेस्क्यू करने के लिए somebody फ्रॉम एन इमिनेंट डेंजर। एक कोई डेंजर था, इमिनेंट डेंजर था, वहां पे क्या हुआ, अमीनुर ने खुद खुद से जानबूझकर कुछ लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अपने आप को डेंजर में डाला। कैसे डेंजर में डाला? डिफेंडेंट ने एक रॉन्गफुल एक्ट क्रिएट किया, मतलब आतिफ ने एक रॉन्गफुल एक्ट क्रिएट किया, मैंने क्या किया, कुछ ऐसा रॉन्गफुल एक्ट क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से कुछ लोग घायल हो जाएंगे। कैसा रॉन्गफुल एक्ट क्रिएट किया, अभी एग्जांपल से हम समझेंगे। पहले हम इतना समझते हैं कि मैंने एक रॉन्गफुल एक्ट क्रिएट किया जिसका नाम, मैं डिफेंडेंट हूँ, अमीनुर क्या है, एक प्लेंटिफ है। अमीनुर ने देखा यार आतिफ ने यार कुछ ऐसा काम कर रहा है यार, भाई जिसकी वजह से 15-20 लोग घायल हो जाएंगे, उसकी वजह से, उसके रॉन्गफुल एक्ट की वजह से अमीनुर ने लोगों को बचाने के लिए क्या किया, अपने आप को वॉलेंटरी क्या किया, रिस्क में ले लिया, और लोगों को बचाने के लिए उसने आगे आ गया और लोगों को बचाया। उसकी वजह से, अमीनुर को बचाने की वजह से, अमीनुर को कुछ चोट वोट लगी, हल्का फुल्का लगे। तो इस केस में क्या हुआ, कैन नॉट सेट अप द डिफेंस ऑफ वॉलेंटियर नॉट फिट इंजरी अगेंस्ट द प्लेंटिफ। और इस केस में क्या हुआ, प्लेंटिफ ये नहीं, डिफेंडेंट ये नहीं कह सकता कि भाई प्लेंटिफ प्लेंटिफ जो है इस केस में हमारा क्या, लाओ पहले एग्जांपल से हम इसको देखते हैं, तब आप लोगों को ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखो, एक हाइंस वर्सेस हार्वुड का केस है। क्या हुआ कि एक प्लान डिफेंडेंट होता है, डिफेंडेंट का एक हॉर्स होता है, एक घोड़ा होता है, घोड़ा डिफेंडेंट को होता है। उस घोड़े को क्या करता है डिफेंडेंट, छोड़ देता है, बंधा हुआ छोड़ बांटता नहीं है। रोड पे क्या होता है, रोड में उसको क्या करता है, छोड़ देता है, अनअटैच रोड पे छोड़ देता है। तो बच्चे होते हैं, बच्चे शरारती होते हैं, आप लोगों को पता है बच्चे शरारती होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, उस घोड़े के ऊपर, हॉर्स के ऊपर पत्थर मार देते हैं। और हॉर्स क्या होता है, कैरेज के साथ होता है। हॉर्स कूदने लगता है, यहाँ वहां जब देखते हो, हाँ, घोड़े को कूदते हुए, तो हॉर्स कूदने लगता है। जब कूदने लगता है यहाँ वहां, तो कूदने लगता है, तो भाई रोड पे, रोड में कई सारे लोग होते हैं, पब्लिक होती है, तो वो यहाँ वहां पैर भी मारते रहते हैं। तो एक पुलिस ऑफिसर होता है, देखता है हॉर्स को कूदते हुए, बोल्ट होते हुए देखता है, जिसकी वजह से उसने देखा कि यार हॉर्स की वजह से पब्लिक जो आती जाती उनको इंजर्ड हो जाएगा, कई लोग घायल हो जाएंगे उसकी वजह से। तो पुलिस ऑफिसर क्या करता है, उसने जानबूझकर आता है हॉर्स को पकड़ने के लिए, हॉर्स को रोकने के लिए, जानबूझकर अपने आप को वॉलेंट्री आता है हॉर्स को बचाने को, रोकने के लिए। जब वो हॉर्स को पकड़ता है, रोकता है कि इसको मैं बांध दूं, कंट्रोल कर दूं, तो उसको ऐसा करने में क्या होता है, पुलिस ऑफिसर को काफी चोट लग जाती है, काफी इंजरी हो जाती है। जब वो सारे के सारे चीजों को, चलो ठीक है, हॉर्स को पकड़ लेता है, बांध देता है, सक्सीड हो जाता है इसको स्टॉप करने में, तो वो बाद में क्या करता है, डिफेंडेंट से कहता है भाई तुम मुझे कंपनसेशन दो, जो मुझे इंजरी हुई है, जो मुझे चोट लगी है, जो इसको हॉर्स को पकड़ने में जो मुझे चोट लगे है, तुम इसका कंपनसेशन दो। डिफेंडेंट कहता भाई तुम हो कौन, तुमने जानबूझकर किया, मैंने तुमसे कहा था क्या मेरे घोड़े को पकड़ो तुम? जिसको चोट लगती वो आकर मुझसे कंपनसेशन लेते, मैं देता। भैया प्लेंटिफ चले गए कोर्ट में, कोर्ट में कहा कि मैंने ऐसा ऐसा किया। तो कोर्ट ने कहा डिफेंडेंट इसमें वॉलेंटी नॉट फिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं ले सकता।
उसने डिफेंडेंट ने कहा भाई तुमने खुद जानबूझकर किया, मैंने तो तुमसे कहा नहीं था कि तुम घोड़े को पकड़ो, मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम आकर खिदमत करो लोगों की, हाँ लोगों को बचाओ। भाई जिसको चोट लगती मैं उसको पैसा देता, आपने तो जानबूझकर किया, आपको तो मैंने नहीं कहा। तो ये डिफेंस ले रहा था वैलेंटिन एर्टुगरुया का कि भाई प्लेंटिफ ने खुद से कहा, खुद की कंसेंट देकर खुद से कहा कि मैं उसको बचाऊंगा। तो कोर्ट ने कहा भाई ये रेस्क्यू केस है, रेस्क्यू केस में अगर कोई अपने आप से खुद से किसी को रेस्क्यू करता है आपके गलत कामों की वजह से, तो आप इसमें किसी को आप ये नहीं कहोगे, आप डिफेंस नहीं ले पाओगे वॉलेंटिन एर्टुगरुया का। तो ये हमारे सिंपली आपको ये सिंपली है, इस केस में ये हुआ कि रेस्क्यू केस में हम वॉलेंटिन एर्टुगरुया नहीं चलता। कभी कभार आपका हाइंज वर्सेस हार्वुड का शायद केस भी आया था, आपको क्वेश्चन भी पूछा था क्या किस में आया था। यहाँ तक क्लियर? बताओ इसमें अभी कोई डाउट इसमें? बोलो बोलो जल्दी बोलो। नो सर। और किसी को? ठीक है, चलो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ। प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, इसको हम सिंपली समझ लेते हैं। प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर क्या होता है? अगर प्लेंटिफ किसी जुर्म में, किसी काम में, किसी गलत काम में खुद इन्वॉल्व हो, खुद भी वो रॉन्ग करता है, तो वो प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर होगा। देखो यहाँ पे लिखा है प्लेंटिफ हिमसेल्फ इज अ रॉन्ग डूअर। अगर वो रॉन्ग डूअर है, कोई ऐसा गलत काम वो खुद भी कर रहा है डिफेंडेंट के साथ, तो ही इज नॉट डिसेबल्ड फ्रॉम द रिकवरिंग द टॉर्ट, और वो टॉर्ट का लिए कंपनसेशन फिलअप नहीं कर सकता unless some unlawful act or conduct on his own part is connected with the harm suffered by him as a part of the same transaction। जब तक उसका अगर कोई भी कनेक्शन हो उसमें जो उसको हार्म सफर्ड हुआ, जब तक उसका, तो यहाँ पे सिंपल यही कहा गया है कि अगर प्लेंटिफ अपने आप को किसी हार्म, प्लेंटिफ को कोई हार्म होता है और उसके हार्म की वजह वो प्लेंटिफ खुद होता है, जिसकी वो खुद भी इन्वॉल्व होता है, तो इस केस में भी डिफेंडेंट एक डिफेंस ले सकता है कह के कि प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, प्लेंटिफ खुद ही रॉन्ग डूअर है, तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। सिंपली आप इतना माइंड में इतना रख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर क्या होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इनविटेबल एक्सीडेंट। इनविटेबल एक्सीडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनविटेबल एक्सीडेंट उसे एक्सीडेंट को कहते हैं जो ऐसा एक्सीडेंट जिसको हम देख नहीं सकते, अनफोर्सिन, जिसको हम ऐसे एक्सीडेंट को जो हम अनफोर्सिन कर सकते हैं, जानबूझकर हो जाए कुछ भी ऐसा सीन। फॉर एग्जाम्पल आप खड़े हो, आपका दोस्त बगल में खड़ा हो, आप ऐसे ऐसे अंगड़ाई ले रहे हो, ऐसे उसकी आंख में लग गई हो, तो आपने आपने तो जानबूझकर नहीं किया, आप ऐसे हाथ की हो, कुछ हो गया ऐसे हाथ की उसकी आंख में लग गई, आप इनविटेबल एक्सीडेंट हो गया। आप किसी दो शख्स फाइट कर रहे हैं, आप गए उनको बचाने के लिए, तीसरा और भी चौथा भी बचा रहा है, तो आप उनको बचाने में बचाते बचाते ऐसे हाथ किए, दूसरे के आंख में, नाक में, कान में कहीं लग गई, तो इसमें क्या हुआ? इनविटेबल एक्सीडेंट। एक ऐसा एक्सीडेंट जो कि अनफॉर्चून हो एंड इनविटेबल हो, इवेंट हो, और जहां पे हम पूरी की पूरी अपनी रिजनेबल केयर हो, जहां पे हम पूरी रिजनेबल केयर करें, उसमें की कोई ऐसा गलत काम हमसे ना हो जाए, ऐसे केयर भी करे, तो ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट इज कॉल्ड द इनविटेबल एक्सीडेंट। जब डिफेंडेंट अपनी पूरी केयर के साथ, रिजनेबल केयर के साथ ऐसे एक्सीडेंट को अवॉइड करता है, ऐसी इंजरी किसी को हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड इंजरी, प्लेंटिफ को अनएक्सपेक्टेड इंजरी हो जाती है जिसको हम कभी देख नहीं सकते हैं, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं इनविटेबल एक्सीडेंट। इन सिंपल लैंग्वेज, एक ऐसा एक्सीडेंट जो ऐसी अनएक्सपेक्टेड इंजरी जो प्लेंटिफ को हो जाती है डिफेंडेंट द्वारा, जिसको डिफेंडेंट ना ही देख सकता है, ना ही उसे अवॉइड कर सकता है, सिंपली इट इज अ इनविटेबल एक्सीडेंट। अब हम इसके इसमें हम थोड़ा सा एक केस देखते हैं तो स्टैनली वर्सेस पावेल। स्टैनली वर्सेस पावेल एक दो दो पर्सन होते हैं, शूटिंग पार्टी के दो पर्सन होते हैं, शूटिंग पार्टी के दो पर्सन होते हैं, जाते हैं शूटिंग करने फॉरेस्ट में, तो शूट करने जाते हैं, तो इसमें से स्टैनली वर्सेस पावेल ने फायर करता है, एक जानते हो फायर करता है, किसी लगता है कि उसे लगता है कि झाड़ी में कोई जानवर है, वो क्या करता था? फायर कर देता है। जब फायर करता था पता चला कि जाकर गोली स्टैनली को लग जाती है, उसका जो दोस्त होता है उसको लग जाती है, तो उसने तो जानबूझकर नहीं मारा, ये दोनों दोस्त हैं आपस में, एक शूटिंग पार्टी के दोनों दोस्त हैं, दोनों आते हैं शूट करने के लिए। इसकी स्टैनली की कोई, पॉवेल की कोई वो नहीं थी, क्या नाम है, कंसेंट नहीं, क्या कहते हैं उसको, कि उसकी कोई सोच नहीं थी कि भाई मैं इसको फायर करूंगा, इसको मारूंगा, इसको ये करूंगा, इसको वो करूंगा, नहीं, उसकी कोई वो नहीं थी, बस उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं फायर किया, उसने सोचा कि झाड़ी में कोई जानवर है, लाओ उसको मैं मार दूं, उसने फायर किया तो पता चला कि जाकर स्टैनली को लगे। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि ये बाई मिस्टेक हुआ, इसकी कोई वो नहीं थी, इसको नहीं पता था कि भाई मैं फायर करूंगा तो पता चला मेरे दोस्त को ही लग जाएगी, हम दोनों दोस्त ही थे, उसको लग जाएगी, तो ये एक इनविटेबल एक्सीडेंट है जिसको जानबूझकर नहीं किया गया, ये बस अनफॉर्चून था, अनएक्सपेक्टेड इंजरी थी,
तो इस केस में यही हुआ कि द कोर्ट हेल्ड द इंजरी वाज एक्सीडेंट, सिर्फ एक्सीडेंटली हो गई, सिंपली। समझ में आ गया इनविटेबल एक्सीडेंट। एक और हमारा ब्राउन वर्सेस केंडल। ब्राउन वर्सेस केंडल में क्या होता है कि दो डॉग आपस में लड़ाई करते हैं। ब्राउन वर्सेस केंडल, दो डॉग आपस में लड़ाई करते हैं भैया, डिफेंडेंट भी आते हैं, प्लेंटिफ भी आते हैं डॉग को छुड़ाने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभार लोग, अमीर लोग अपने कुत्ते लेकर जाते हैं ना रोड पर से, पता ही होगा कि दो कुत्ते जाते हैं, पता चला कोई कुत्तों का क्या क्या नाम होता है बताओ कोई। अरे कोई रेडबुल होता है, कोई कुछ होता है। तो आप लोग तो समझते होंगे, दो जब जाते हैं आपस में तो आपस में खींचातानी मच जर्मन जाती है। शेफर्ड। हैं? शेफर्ड कोई होता है, जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड होता है, रेडबुल पिटबुल क्या होते हैं। तो जब दो दो लोग कुत्ते को लेके जाते हैं ना रोड के, आप आसपास में देखते हो कि खींचातानी मच जाती है। वो ऐसे घूरता है दूसरे को, दूसरा आपस में घूरता है, तो आपस में जब होता है ना तो दो आपस में टकराव भी हो जाता है कुत्तों का, जो हाई 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 लेवल के कुत्ते होते हैं। तो ऐसे ही दो कुत्ते लड़ रहे थे, एक प्लेंटिफ का था एक डिफेंडेंट का था। लेट अज्यूम एक प्लेंटिफ का था एक डिफेंडेंट का था। और क्या हुआ कि डिफेंडेंट ने दोनों कुत्तों को छुड़ा रहे थे, प्लेंटिफ भी छुड़ा रहा था। दोनों आपस में जब छुड़ा रहे थे कुत्तों को, भाई तुम लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत आपस में, तो छुड़ाते हुए डिफेंडेंट के हाथ से क्या हुआ, एक्सीडेंटली प्लेंटिफ को चोट लग जाती है। प्लेंटिफ को लग जाती है। अब उस प्लेंटिफ को जैसे लगती है तो वो भाई प्लेंटिफ समझता है कि भाई तुमने जानबूझकर मारा, और वो पहुंच गया कोर्ट में। तो कोर्ट ने कहा, डिफेंडेंट ने कहा भाई मैं जानबूझकर नहीं की, कि अनएक्सपेक्टेड इंजरी थी, मैं कुत्ते को छुड़ा रहा था, तो वो चोट बस छुड़ाते वक्त कुत्ते को चोट लग, छुड़ाते वक्त ये चोट लग गई। तो दिस इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट, ये जानबूझकर नहीं किया गया। तो इस केस में भी आपने देखा ब्राउन वर्सेस कैंडल में इनविटेबल एक्सीडेंट था, ये जानबूझकर किया हुआ नहीं था। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्राउन वर्सेस कैंडल एंड स्टैनली वर्सेस पावेल। एंड यहाँ पे हमने देख लिया कि इनविटेबल एक्सीडेंट क्या होता है, कोई ऐसा एक्सीडेंट जो अनएक्सपेक्टेड इंजरी किसी को, अनफॉर्चुनेट, जिसको हम देख नहीं सके, जिसको हम अवॉइड नहीं कर पाए, हमारे पूरे रिजनेबल केयर करने के बाद, भाई हम पूरी अपनी केयर करने के बाद, यार इसको चोट ना लग जाए, यार इसको वो ना इंजरी हो ना जाए, लेकिन फिर भी इंजरी हो जाए, फिर भी हमने ऐसे हाथ के उसकी आंख में लग जाए, तो वो होता है हमारे इनविटेबल एक्सीडेंट। देयर इज अ वेरी इनविटेबल एक्सीडेंट एंड एक्ट ऑफ गॉड में बहुत ही सिंपल माइनर चेंजेस होते हैं, तो उसको भी आप एक्ट ऑफ गॉड को भी सिंपली अपने दिमाग में रखना। ये हो गया हमारा स्टैनली वर्सेस पावर। क्लियर क्लियर? हेलो, सही है। इसके बाद चलो हम एक एक बढ़ते हैं एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्ट ऑफ गॉड भैया, कुदरत की तरफ से कोई भी अगर डिस्ट्रक्शन हो, चलो आओ हम देखते हैं, इसको देख लेते हैं। एक्ट ऑफ गॉड का हम डिफेंस कब ले सकते हैं? जब कोई नेचुरल कैलामिटी हो, या कोई हैवी रेनफॉल हो, या स्टॉर्म हो, या अर्थक्वेक आ जाए, या वॉल्केनोज आ जाए। जैसे कि कभी अर्थक्वेक आ जाए, अर्थक्वेक की वजह से किसी की बर्बादी हो जाए, या कभी स्टॉर्म आ जाए उसकी वजह से बर्बादी हो जाए, या कभी रेनफॉल हो जाए उसकी वजह से बर्बादी हो जाए, या वॉल्केनो आ जाए उसकी वजह से बर्बादी हो जाए, या नेचुरल कैलामिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, हम डिफेंस ले सकते हैं एक्ट ऑफ गॉड का नेचुरल कैलामिटी। तो अगर इसकी वजह से हमारा कोई, हमें कोई लॉस होता है प्लेंटिफ को, तो उस केस में डिफेंडेंट जो होगा वो डिफेंस ले सकता है एक्ट ऑफ गॉड का। देखो, एक्ट ऑफ गॉड में क्या होना चाहिए, नेचुरल फोर्स का होना बहुत ही नेसेसरी है। देयर मस्ट बी अ नेचुरल फोर्स। एक्ट ऑफ गॉड का हम डिफेंस तभी ले सकते हैं जब वो कोई भी डिस्ट्रक्शन हो, कोई भी गड़बड़ी हुई हो, वो हमारे नेचुरल फोर्स की वजह से हो। पता चला कि मैन मेड अगर कोई चीज है, मैन मेड कोई चीज बनाई गई, उसकी वजह से कोई डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो हम एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस नहीं ले सकते उस केस में। तो फिर उसके बाद इतना नेचुरल फोर्स का होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ नेचुरल फोर्स के साथ साथ हमारा क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी ऑकरेंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑकरेंस होना चाहिए। अगर बारिश हो रही है तो नॉर्मल बारिश नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिस्ट्रक्शन हो रहा है, प्लेंटिफ को लॉस हो रहा है, अगर बारिश हो रही है तो वो सिंपल बारिश नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बारिश होनी चाहिए, बहुत तेज बारिश होनी चाहिए। अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो सिंपल अर्थक्वेक नहीं आना चाहिए, 0.2 का आना चाहिए, 7 का अर्थक्वेक आना चाहिए, जिसकी वजह से प्लेंटिफ को लॉस हो, और प्लेंटिफ भैया डिफेंडेंट को शुरू कर दे, भैया तुम्हारी वजह से बर्बादी हुई। तो डिफेंडेंट कहेगा भैया अर्थक्वेक आया था, याद है ना, अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक की वजह से तुम्हारा लॉस हुआ है। डिफेंडेंट ये भी कहे, अरे पता है ना, धीरे बारिश नहीं हुई थी, बारिश बहुत तेज हुई थी, मेरी वजह से तुम्हें तुम्हारा घर वर नहीं गिरा है, वो तेज बारिश हुई थी उसकी वजह से तुम्हारा घर गिरा है। तो अभी हम जब केस पढ़ेंगे तो केस में समझेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अक्रेंस होना चाहिए, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसको हम सोच ही नहीं सकते हो। अगर कोई कहे यार, वन पॉइंट डिफेंडेंट को कहे भाई तुम्हारी वजह से मेरा घर गिरा है, तुमने बहुत खराब घर बनाया था, अर्थक्वेक आया घर मेरा गिर गया,
1.25 में 1.25 का अर्थक्वेक आया और किसी का घर गिर गया, तो इसमें आप किसको कहोगे? डिफेंडेंट का कहोगे ना कि भाई डिफेंडेंट कहेगा नहीं भाई एक्ट ऑफ गॉड की वजह से गिरा, अर्थक्वेक तो अर्थक्वेक ही होता है, 1 पॉइंट का है या 2 पॉइंट का है, घर गिर गया भाई तुम्हारा अर्थक्वेक की वजह से आया। सिंपल अपना दिमाग में रखो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब यहाँ पे जो ये वाला मैं बता रहा हूँ अर्थक्वेक आया 1.2 का या 2 का जैसे भी उसकी जो रेंज होती है उसका आया भैया 1.25 में क्या ही घर, किसी का घर हिलता है 1.25 में? किसी को पता चलता है? 5 में कहीं पता चलता है कि अर्थक्वेक आया है? हाँ बोलो, हेलो। तो अगर किसी का घर ऐसे में गिर जाता तो उसमें आप एक्ट ऑफ गॉड का डिफरेंस नहीं ले सकते। तो ये हमारा हो गया एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड में क्या होना चाहिए? नेचुरल फोर्स का होना बहुत जरूरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारा ऑकरेंस होना चाहिए, और विच हैज नॉट बीन एंटिसिपेटेड, जिसको हम रोक नहीं सकते हो, जिसको हम वो नहीं कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम देखते हैं हमारा एक केस है निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड। निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड के केस में क्या होता है कि एक क्या होता है, डिफेंडेंट क्या होता है, एक आर्टिफिशियल लेक बनाता है, बहुत बड़ी आर्टिफिशियल लेक क्रिएट करता है, और उसमें क्या करता है लेक क्रिएट करने में वो क्या डैमिंग सब नेचुरल स्ट्रीम का भी वो यूज करता है अपनी लेक को क्रिएट करने में, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैवी रेनफॉल होती है। यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात हुई है, रेनफॉल की बात नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल होती है। तो क्या होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल की वजह से जो हमारा डिपेंडेंट होता है उसकी जो लेक के आसपास में एम्बार्कमेंट होते हैं, लेक के चारों तरफ ना ऊपर ऊपर ऊंचा ऊंचा वो एम्बार्कमेंट होता है ना, पता होता है ना, एम्बार्कमेंट जो ऊंचा ऊंचा होता है, तो बहुत ही तेज एक दिन बारिश होती है, उस तेज बारिश होने की वजह से ये एम्बार्कमेंट टूट जाता है, ये सारे एम्बार्कमेंट टूट जाते हैं। तो जब एम्बार्कमेंट टूटता है तो एक प्लेंटिफ होता है, प्लेंटिफ के 4 ब्रिज होते हैं, कुछ ब्रिज होते हैं, किस टाइप के ब्रिज होते हैं नहीं पता, लेकिन प्लेंटिफ के 4 ब्रिज होते हैं। उसकी एम्बार्कमेंट टूटने की वजह से जब इससे पानी इससे निकलता है तो वो प्लेंटिफ के चारों ब्रिज को वॉश आउट कर देता है, उसके चारों ब्रिज गिर जाते हैं। जब चारों ब्रिज गिरते हैं तो प्लेंटिफ क्या करता है, केस फिलअप कर देता है, कहता है कि भाई डिफेंडेंट की एम्बार्कमेंट की वजह से, डिफेंडेंट की लेक की वजह से मुझे लॉस हुआ, डिफेंडेंट ने लेक क्रिएट की, उसकी लेक का एम्बार्कमेंट टूटा, तो उसकी वजह से मेरे चारों ब्रिज वॉश आउट हो गए। यहाँ पे देखो द रस ऑफ वाटर वॉश अवे 4 ब्रिजेस बिलोंग टू द प्लेंटिफ। तो कोर्ट कहता है, डिफेंडेंट क्या करता है, डिफेंडेंट जनरल डिफेंस ले लेता है किसका, एक्ट ऑफ गॉड का, कहता है कि मैंने तो क्रिएट की लेक, लेकिन इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरा कोई फॉल्ट है ही नहीं, अगर मैं इसमें कुछ करता या कुछ भी एक्स्ट्रा डालता जिसकी वजह से मेरे एम्बार्कमेंट लेक के टूटते और इनके ब्रिज में लॉस होता तो तब मैं जिम्मेदार था। लेकिन यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड है, नेचुरल फोर्स का यहाँ पे यूज हुआ है, मीन्स की बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई जिसको मैं रोक नहीं सकता था, और तेज बारिश की वजह से एम्बार्कमेंट टूटा तो ये हमारे प्लेंटिफ का ब्रिजेस को वॉश आउट कर दिया। तो डिफेंडेंट यहाँ पे लॉस, डिफेंडेंट ने डिफेंस ले लिया एक्ट ऑफ गॉड का, और डिफेंडेंट यहाँ पे लाइबल नहीं हुआ। तो दिस इज क्लियर, यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड का जो डिफेंस लिया गया। यस सर। ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट केस है कलूला वर्सेस हेमचंद। कलूला वर्सेस हेमचंद में क्या होता है कि एक 2.5 2.66 इंच की वॉल होती है, सिंपल बारिश होती है, एक बिल्डिंग क्या होती है 2.66 इंच की वॉल होती है, रेनफॉल की वजह से गिर जाती है। एक सिंपल बारिश होती है, तो सिंपल बारिश की वजह से हमारे 2.6 इंच की वॉल गिर जाती है। उस वॉल गिरने की वजह से 2 चिल्ड्रन मर जाते हैं, प्लेंटिफ के 2 बच्चे मर जाते हैं, दबकर उस दीवार में दबकर मर जाते हैं। तो मध्य प्रदेश कोर्ट में जो प्लेंटिफ होता है वो फिलअप कर देता है कि भाई इनकी दीवार गिरने की वजह से मेरे 2 बच्चे मर गए। डिफेंडेंट क्या करता है, डिफेंडेंट क्या करता है भाई, एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस ले लेने लगते हैं, कहते हैं कि भाई ये जो दीवार गिरी है ना मेरी वजह से नहीं गिरी है, ये दीवार बारिश की वजह से गिरी है। बारिश कब होती है, बारिश एक्ट ऑफ गॉड में आता है, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से ये दीवार गिरी, और दीवार गिरी तो इनके दोनों बच्चे मर गए। तो कोर्ट कहता है कि ये जो दीवार दीवार गिरी है ये सिंपल बारिश की वजह से गिरी है, बरसात में तो हर वक्त बारिश होती रहती है, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश होती तब दीवार गिरती तो तब हम मानते। तो यहाँ पे लिखा है ना दैट मच रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन वॉट नॉट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बट वनली सच अबाउट टू हैव बीन सीन एंटिसिपेटेड एंड गार्डेड अगेन। अगर बारिश बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती जिसकी वजह से दीवार गिरती तो हम कहते हैं आप जनरल डिफेंस ले सकते थे एक्ट ऑफ गॉड का। यहाँ पे बारिश क्या हुई, बहुत ही सिंपल बारिश हुई थी जिसकी वजह से दीवार गिरी और उनके दोनों बच्चे मरे, तो आप इस केस में लायबल हो, डिफेंडेंट लायबल हो गया और वो एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस नहीं ले सका। ठीक, क्लियर।
यहाँ तक हमारा सिंपली क्लियर है, एक्ट ऑफ गॉड तक, और जो इसके बाद बचा है उसके बाद हम लोग करते हैं शाम को, रात को। ठीक है, अभी इसका मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूंगा। सर हाँ बोलो। सर ये जो एग्जाम्पल में केसेस हैं तो ये आ सकते हैं क्वेश्चन में? सिंपली याद मत करना, बस याद करना निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड एक्ट ऑफ गॉड में ये क्वेश्चन आया था 2023 में। याद है किसी को? ओके। याद है किसी को? हेलो हेलो, बोल भी नहीं जी रहा है भाई। कोई। किसी को याद है ये केस? ये ये क्वेश्चन आया था केस वाला, एक्ट ऑफ गॉड का, और उसके बाद आया निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड, हाइन वर्सेस हारूट, 3-4 केस के क्वेश्चन आए थे। तो ये हो गया हमारा निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड। आओ एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सिंपली केस याद कर लेना, बस ऊपर से हल्का हल्का केस याद कर लेना, हाँ इसमें ये है, और ज्यादा इसमें डीप वीप जाने वाने की जरूरत नहीं है, बस इसलिए मैं बता दी हूँ कि आप लोग को रिवाइज हो जाए। टॉट टॉट हमारा टॉट ओके सर। टॉट हमारा अनकोडिफाइड है। टॉट इंग्लिश में कहते हैं रॉन्ग कहते हैं। टॉट ड्राइव किया गया लैटिन टॉट टॉटियन से, जिसका मतलब ट्विस्ट होता है। ये एक सिविल लॉन्ग होता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमारा टॉट जो वर्ड ड्राइव किया गया वर्ड टॉटम, यहाँ पे हमने देख लिया है, ठीक है। इसमें क्या ही है, आप वो तो हो गया रिवाइज, आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत बताओ?